अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को हिरासत में लेने के बाद से इमरान खान और पीटीआई उनसे लाताल्लुकी का इजहार करते हुए इसे फौज का अंदरूनी मामला करार दे रहे हैं। और फिर जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल को वेलकम करने के साथ साथ इमरान खान उनकी तारीफें भी कर रहे थे। मगर आज इमरान खान ने इस खदशे का इजहार कर दिया है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का सारा ड्रामा मेरे केसेस फौजी अदालत में मुंतकिल करने के लिए रचाया गया है। जनरल फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह बनाया जा रहा है और उनसे कोई ना कोई बयान दिलवाया जाएगा कि 9 मई साजिश थी। आज अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के नए केस की समाअत हुई, जहां एहतसाब अदालत के जज ने दोनों मुल्जिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। जिसके बाद अडियाला जेल में ही मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का सारा ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट में मुंतकिल करने के लिए किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इन सबको मालूम है कि मेरे खिलाफ बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके हैं, ये इसलिए मुझे अब मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाना चाहते हैं। इमरान खान के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह बनाया जा रहा है। ये जनरल फैज़ हमीद से कुछ ना कुछ उगलवाना चाहते हैं। ये जनरल फैज़ हमीद से कोई ना कोई बयान दिलवाएंगे कि 9 मई साजिश थी, रेजीम चेंज हमारे खिलाफ हुआ और मुझे ही जेल में डाल दिया। ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद 9 मई का मास्टरमाइंड है। अगर जनरल फैज़ हमीद ने 9 मई की साजिश की थी और उसने ही मुझे गिरफ्तार कराया था तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इमरान खान ने मजीद कहा कि इनको शर्म नहीं आती जो ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद बुशरा बीबी को हिदायत देता था। इस मौके पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप तो जनरल फैज़ हमीद के बड़े हिमायती थे और अब जब वो गिरफ्तार हो गए तो आप क्यों खदशा क्यों है कि वो वादा माफ गवाह बन जाएंगे। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि अगर वो मेरे खिलाफ कोई गवाही देता है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि आपके मिलिट्री कोर्ट में मुंतकली से राब्ते ख़त्म हो जाएंगे और आपकी पार्टी पहले ही टूट फूट का शिकार है, तो इसके बाद पार्टी का क्या बनेगा। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि अवाम ने 8 फरवरी को अपना फैसला दे दिया है, वो अपने फैसले के साथ खड़ी है, पार्टी दिन ब दिन मजबूत से मजबूत होती जा रही है। इमरान खान सिर्फ जनरल फैज़ हमीद की बात कर रहे हैं, मगर हुकूमत मजीद गिरफ्तारियों का इंदिया दे रही है जिनका दायरा सिर्फ फौज तक महदूद नहीं होगा। इस हवाले से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से मुतअद्दिद कयासराइयाँ गर्दिश कर रही हैं और दावे किए जा रहे हैं कि उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। इस हवाले से आज एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की द न्यूज़ और जंग में खबर शाया हुई है, जिसमें इंकिशाफ किया गया है कि जनरल फैज़ हमीद और जस्टिस साकिब निसार के दरमियान राब्तों की तस्दीक हुई है। खबर के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। बाखबर ज़राए का कहना है कि हुकाम की तहकीकात में दोनों के दरमियान राब्ते की तस्दीक हुई है, ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि राब्तों की नोयत क्या थी। आया ये महज समाजी राब्ता था या फिर उसके कुछ सियासी या मुजरिमाना पहलू भी थे। कुछ सियासतदानों और वज़रा के बयानात के बरक्स इन ज़राए ने इस बात की तस्दीक भी नहीं की कि जनरल फैज़ हमीद या साकिब निसार 9 मई के हमलों में मुलव्विस थे। खबर के मुताबिक मुतालिका हलकों के साथ पस मंज़र में होने वाली बातचीत से ये बात सामने आई है कि साकिब निसार भी हुक्काम की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। हुक्काम का कहना है कि उन्हें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ भी कुछ मवाद मिला है। सोशल मीडिया पर जारी ये कयासराइयाँ कि साकिब निसार को बैरून मुल्क से वापसी पर हिरासत में लिया जाएगा, इन कयासराइयों के बरक्स ज़राए ने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया कि हुक्काम साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं। हुक्काम दावा कर रहे हैं कि साकिब निसार के खिलाफ मिलने वाले मवाद की नोयत मुख्तलिफ है और इसका उन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है जो उनके बारे में सोशल मीडिया और हुक्मरान इत्तेहाद के सियासतदान और वज़रा मीडिया में कर रहे हैं। खबर के मुताबिक हाल ही में सोशल मीडिया पर कयासराइयाँ जारी थी कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार लंदन फरार हो गए हैं और उन्हें जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से जुड़ी वसीतर इंक्वायरी के सिलसिले में गिरफ्तार किया जा सकता है। ताहम खुद साकिब निसार ने इस तरह की कयासराइयों को मुस्तरद कर दिया है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से हमने इस हवाले से मौक़िफ़ मांगा मगर उनका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जुमेरात को लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए साकिब निसार ने कहा था कि मेरे हवाले से मन घड़त खबरें फैलाई जा रही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी तयशुदा मसरूफियात के तहत 7 अगस्त को लंदन पहुंचा था। हर साल 3 हफ्ते मुल्क से बाहर गुजारता हूँ। लंदन के बाद स्कॉटलैंड और नॉर्वे भी जाऊँगा। 2 हफ्तों के बाद वतन वापसी होगी। साकिब निसार ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। झूठी खबरें फैलाने वालों को अल्लाह हिदायत दे। मगर इसके बाद हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि साजिश में जनरल फैज़ हमीद के अलावा दीगर इदारों के लोग भी मुलव्विस थे। कार्रवाई का दायरा बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो या निसार। मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफरत की सियासत की और उन्होंने इन लोगों के साथ गठजोड़ करके इस मुल्क में बदअमनी फैलाने की, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो इस तमाम जो ये साजिशें हो रही थी मुल्क की सालमियत के खिलाफ इंतशार फैलाने के लिए, ये तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान नियाजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज़ और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे और बाकी अफसरान का और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। और देखिए ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो कोई निसार हो, ये मामलात आगे चलेंगे, शफाफियत के साथ चलने हैं।
जबकि आज साबिक सदर आरिफ अलवी से जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जनरल बाजवा का भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए, तो आरिफ अलवी ने जवाब दिया कि इस बारे में इमरान खान से पूछें। जनरल बाजवा का भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए। यार ये मुझे इमरान खान साहब से पूछो। आप सुप्रीम कमांडर थे सर, आपके दौर में फैज साहब पे इल्जाम लगे कि उन्होंने अपने इख्तियारात से अखबार में बहुत कुछ होता है, वो जो अब होगा वो अच्छा होगा। आपके नोटिस में थी ये चीज़ें? मेरी नोटिस में बहुत कुछ है। दूसरी जानिब आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक डिप्टी सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई, जहां रावलपिंडी पुलिस ने मोहम्मद अकरम के हवाले से रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी और उनकी हिरासत से लाइलमी का इजहार किया। तो इस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए आइंदा समाअत पर इंटेलिजेंस ब्यूरो और CPO से बयान हल्फी तलब कर लिया। मोहम्मद अकरम के वकील ने कहा कि 14 अगस्त से मोहम्मद अकरम का कुछ पता नहीं है, पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। तो इस पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार को थाना सदर बैरूनी में दराज मुकदमा की दरख्वास्त जमा कराने का हुक्म दे दिया और फिर समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आज अडियाला जेल में इमरान खान की गुफ्तगू से मुतालिक मजीद बात करेंगे। हमारे साथ जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीडार बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। इमरान खान ज़ाहिर है खदशे का तो इजहार कर रहे हैं कि उनको भी मिलिट्री कोर्ट में मूव कर दिया जाए, ये जनरल फैज़ का ड्रामा इसलिए है, मगर साथ ही पूरे एतमाद भी नजर आ रहे हैं कि पार्टी को कुछ नहीं होगा, पार्टी मजबूत से मजबूत होती चली जाएगी। आपने क्या ऑब्जर्व किया आज? शाहजेब, इमरान खान जनरल फैज़ की गिरफ्तारी को लेकर फ़िक्रमंद तो हैं। वो ये ज़रूर कहते हैं कि मैं खौफज़दा नहीं हूँ, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, लेकिन असल में वो खौफज़दा भी हैं और उनको फ़िक्र भी है। इसकी वजह यह है कि उनको ये समझ आ गई है कि जनरल फैज़ की किसी भी कन्फेशनल स्टेटमेंट से वो मसाइल का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, इसकी दूसरी वजह यह है कि जब जनरल फैज़ को गिरफ़्तार किया गया उसके बाद उन्होंने उनकी जो पहली स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि मेरा जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है और अगर फ़ौज अंदरूनी एहतसाब करना चाहती है तो ये अच्छी बात है। दूसरी समाअत में उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ को गिरफ़्तार किया गया है, लोग कह रहे हैं कि मैं खौफज़दा हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। और साथ उन्होंने उस दिन ये भी कहा कि जनरल फैज़ हमारा असासा थे, इनको ज़ाया कर दिया गया। आज उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा कि जनरल फैज़ का सारा जो ड्रामा है ये मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाने के लिए किया जा रहा है और जनरल फैज़ को मेरे ख़िलाफ़ वादा माप गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने कहा कि जो भी मेरे मुतालिक जितने भी केसेस बनाए गए थे उनमें कुछ भी नहीं मिला और अब मुझे 9 मई के केसेस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैंने उनसे पूछा कि आपने कहा कि जनरल फैज़ हमारा असासा थे, आपने कहा जनरल फैज़ काबिल अफसर थे और आपके काबिल एतमाद थे, अब चूँकि वो गिरफ़्तार हुए हैं तो अब आपको ये ख़दशा क्यों है कि वो आपके ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट देंगे या आपके ख़िलाफ़ वादा माप गवाह बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं है, अगर वो मेरे ख़िलाफ़ बयान देते हैं देने दें, लेकिन मैंने फैज़ हमीद की हद तक सिर्फ ये बात की है कि वो जिस वक़्त अपने ओहदे पर थे मैं उनको हटाना नहीं चाहता था। जनरल बाजवा ने नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ से डील करके उनको हटाया। अच्छा, दूसरी बात जो ख़बरें चल रही थी कि जो जनरल फैज़ है वो बुशरा बीबी को हिदायत देते थे और बुशरा बीबी वो हिदायत इमरान खान तक पहुंचाते थे, इस पर उन्होंने कहा कि ये बड़ी शर्म की बात है, इनको शर्म नहीं आती है, हमारे माशरे में इस तरह ख़वातीन इस्तेमाल नहीं होती, ये बिल्कुल गलत बात है। किसी भी पॉइंट पर आपको लगा कि इमरान खान को वाकई लग रहा है कि उन्हें मिलिट्री कोर्ट मुंतकिल कर दिया जाएगा या फिर वो महज एक बयानी की हद तक ये बात कर रहे हैं, वो वाकई उन्हें ये महसूस हो रहा है इस वक्त? नहीं, उन तक जो भी मालूमात पहुंची हैं या जो ख़बरें सामने आई है मीडिया में, क्योंकि हमारे ज़राए भी ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ से मुतल्लिक जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है उसमें उनका जो मंसूबा था पोस्ट रिटायरमेंट का उसमें 9 मई भी शामिल था, ये ख़बरें तो उन तक पहुंची है, लिहाजा वो इस बात को लेकर परेशान ज़रूर हैं कि अगर फैज़ हमीद ने उनके ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट दी तो उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाएगा। मगर इस बात पे कॉन्फिडेंट नहीं है कि कोई सज़ा हो भी गई तो जाहिर है आगे की अदालतों में वो नहीं सस्टेन कर पाएगी, उन्हें ये कॉन्फिडेंस नहीं है? ये उन्होंने कहा है कि जो मेरे केसेस अभी तक जिनका ट्रायल हुआ है उसमें कुछ नहीं मिला है। अब अगर ये 9 मई के केसेस में भी मुझे फंसाना चाहते हैं और मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना चाहते हैं, वहाँ भी हम इसको चैलेंज करेंगे और ये केस भी फारिग हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि 9 मई में जनरल फैज़ की साजिश शामिल थी तो साजिश तो हमारे खिलाफ हुई है, और ये कह रहे हैं कि 9 मई का मास्टरमाइंड जनरल फैज़ था। मैं कह रहा हूँ कि अगर जनरल फैज़ मास्टरमाइंड था, क्या मेरी गिरफ्तारी
का जो ऑर्डर है वो जनरल फैज़ ने दिया था? क्या CCTV फुटेज चोरी जनरल फैज़ ने करवाई है? अगर ये सब जनरल फैज़ ने करवाया है तो उसको ज़रूर पकड़ा जाए। बहुत शुक्रिया। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। पार्टी के पंजाब के सदर हम्माद अजहर इमरान खान तक रसाई ना होने की वजह से अपना ओहदा छोड़ चुके हैं। उनके साथ साथ पार्टी के लाहौर के सदर और जनरल सेक्रेटरी भी ओहदा छोड़ चुके हैं। हम्माद अजहर खुद एक्स पोस्ट में इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि पार्टी में मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं और मेरिट के बजाय लॉबिंग की बुनियाद पर ओहदे दिए जा रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि मखसूस लोगों को ही इमरान खान तक रसाई हासिल है, जो उनके कान भर रहे हैं और मखसूस बातें इमरान खान तक पहुँचाकर मर्जी के फैसले करवा रहे हैं। ऐसे ही मामला खैबर पख्तूनख्वा में भी सामने आए हैं, जहां वज़ीर आला और एक सूबाई वज़ीर एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ाम लगा चुके हैं और दोनों का दावा है कि वो एक दूसरे की करप्शन इमरान खान के इल्म में लाए थे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सूबाई वज़ीर शकील खान को गुड गवर्नेंस कमेटी की रिपोर्ट पर वजारत से निकाला और सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में शकील खान को कसूरवार करार दिया था, जबकि शकील खान ने यह दावा किया था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। मैं करप्शन और बैड गवर्नेंस के बाइस काम नहीं कर पा रहा था। 1 अगस्त को इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद अगले दिन शकील खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए थे। इसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक की खबर के मुताबिक 15 और 16 अगस्त की दरमियानी रात सूबाई वज़ीर शकील खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के दरमियान व्हाट्सएप ग्रुप पर शदीद तल्ख कलामी हुई थी। तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी रात 1 बजे के करीब PTI पार्लियामेंटेरियंस के व्हाट्सएप ग्रुप में हुई, जहां 1 घंटे तक तल्ख जुमलों का तबादला जारी रहा। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और शकील खान ने एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए और शकील खान ने वज़ीर आला को बाइख्तियार ना होने का ताना भी दिया। ज़राए का ये भी कहना है कि तल्ख कलामी के दौरान शकील खान ने व्हाट्सएप ग्रुप में ही वज़ीर आला KP को इस्तीफ़ा दे दिया, जिस पर वज़ीर आला ने जवाब दिया कि मैंने पहले ही आपको फारिग कर दिया है। बाद में दीगर वज़रा और अरकान असेंबली की मुदाखलत पर दोनों ने व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेजेस डिलीट कर दिए थे। इसके बाद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आतिफ खान और जुनैद अकबर ने शकील खान के हक़ में एक्सपोज की थी और उन्हें ईमानदार करार दिया था। इसके जवाब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जुनैद अकबर को सूबाई हुकूमत और सूबे से अरकान कौमी असम्बली के दरमियान राब्ताकारी के लिए फोकल पर्सन के ओहदे से हटाकर MNA शाहिद अहमद को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत के हवाले से भी अहम खबर आई, जिनकी 3 माह बाद इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत ने पार्टी क़यादत से तमाम इख्तलाफात ख़त्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि अब हम पहले लाहौर का रुख करेंगे और सारी हिकमत अमली अब मैं बनाऊंगा, ताकि कल कोई 9 मई हो जाए तो इमरान खान पर इल्ज़ाम ना आए। आज तकरीबन 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई, तमाम क़यादत मौजूद थी, तो खान ने जो है बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है और साथ ही साथ मुल्क भर में एहतजाज की जिम्मेदारी सौंपी है। बैरिस्टर गौर साहब को खान ने वाज़ेह इंस्ट्रक्शन दी है कि पार्टी में जितने ये मसले मसाइल उठे हैं सबसे रजू करो, और खान ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि कोई ग्रुपिंग मंजूर नहीं है, कोई इख्तलाफात मंजूर नहीं है, हम पहले लाहौर का रुख करेंगे। इस तरह नहीं है कि अब हम मुंह या पीट करके भागेंगे, जलसा करेंगे, ये टीयर गैस चलाते हैं, ये गिरफ्तारियां करते हैं, किसी चीज की परवाह नहीं है। जलसे जुलूस स्ट्रेटेजी वो अब हम बनाएंगे, क्योंकि कल को अगर कोई 9 मई होती है तो इल्जाम खान पे न दरा जाए कि खान के लिए हम जिम्मेदार होंगे किसी 9 मई के। जो भी स्ट्रेटेजी होगी वो मैं बनाऊंगा और न मैं खान से इसकी इजाजत लूंगा, क्योंकि कल को कहेगा कि खान ने ये कहा है कि आपने जनाब पंजाब में ये करना है। इस सब में दिलचस्प बात यह भी है कि शेर अफजल मरवत कई माह पहले फरवरी में हमारे प्रोग्राम में साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के हवाले से ये कह चुके हैं कि जनरल बाजवा से ज़्यादा नुकसान जनरल फैज़ हमीद ने पहुंचाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीठ में छुरा घोंपा। खान साहब जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से काफ़ी अरसा तक यही ओपिनियन उनकी थी कि उनके साथ नेकी किया करते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी बशमूल में खुद हम ये ओपिनियन रखते हैं कि फैज़ हमीद ने जो है वो मुकम्मल साथ दिया था बाजवा का, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीठ में खंजर घोंपा है। जो जितना नुकसान बाजवा ने दिया है उससे कई बढ़ के नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैज़ हमीद ने दिया है। हमारे साथ रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं, जिन्हें अब इमरान खान ने टास्क दिया है कि पार्टी एहतजाज करेगी, एहतजाज को मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनाइज और लीड करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब इस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। 3 माह बाद उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई, उनकी मुलाकात अच्छी रही। मरवत साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मरवत साहब पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ में जब कोई नहीं बात करता था, आपने 15 फरवरी को हमारे प्रोग्राम में कहा कि डबल गेम खेलते थे जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने नुकसान पहुँचाया जनरल बाजवा से ज़्यादा पार्टी को और पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा।
अब जब आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, क्या इस हवाले से बात हुई? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब खानज़ादा साहब। अभी मेरी पहली मुलाकात थी काफ़ी अरसे के बाद, तो मैं तो अपने मसले मसाइल खान साहब के आगे पेश करता गया। कुछ तंजीमी अमूर पे बात हुई, लेकिन ये जनरल फैज़ की बात मेरे सामने नहीं हुई। लेकिन इससे मुलाकात से कबल जो पहली मुलाकातें थी उनमें आफिनान ज़िक्र हुआ था, और जिससे मैंने हमेशा ये अख़ज़ किया था कि जनरल फैज़ जो हैं ख़ान साहब शायद कैद में जाने के बाद जो हैं उनके किरदार के हवाले से मशकूक हो गए थे। और आप समझते हैं कि आपकी अभी भी यही राय है जो 15 फरवरी को थी कि जनरल फैज़ ने नुकसान पहुंचाया, पीठ में छुरा घोंपा, और अगर उन्होंने कुछ किया है तो ये फौज का अंदरूनी मामला है, सज़ा मिले उन्हें? देखिए मेरी वो राय और आज की राय एक ही है। मैं वकील हूँ। जनरल फैज़ का बहैसियत DG ISI जो किरदार था, सियासी मुखालिफिन को जो है तंग करना, रासाक करना, मुकदमात बनाना, चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के हवाले से बाजमा कीमा पे रेफरेंस तैयार करना, फिर लोगों को जो है उन पे मुकदमात बना के उनको सेलों में डलवाना, चाहे वो PMLN क्यों न थे, ये तमाम हरकतें कोई वकील अप्रूव नहीं कर सकता है। तो मैंने उस वक़्त भी मज़म्मत की थी, हमेशा करूँगा। और इन अरकात सकनात को एट्रीब्यूट किया जाता था PTI के साथ। दूसरी बात यह है कि मैंने हमेशा कहा है कि फैज़ पहले बाजवा का आदमी था, और इसके बाद इससे कहीं ज़्यादा वो अपने आप के लिए काम कर रहा था। तो लिहाजा खान या खान की पार्टी के साथ उसकी कोई लायलिटी या वाबस्तगी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, इससे बदरजा हमें नुकसान हुआ है। मगर खान साहब तो खुद कह चुके हैं ना, एजेंसियों के जरिए इत्तेहादियों को मैनेज करते थे, अगर वो अपोजिशन को जेल में डालते थे, फाइसा के खिलाफ अगर रेफरेंस आया तो इमरान खान साहब इस्तेमाल हो रहे थे या जनरल फैज़ हमीद को इस्तेमाल कर रहे थे? देखिए वो 18 से 23 तक जो गवर्नमेंट में इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट का जो नेक्सस था वो नेक्सस इस तरह डेवलप हुआ था कि बहुत सारे अवामिल जो हैं, जिस तरह मिलिटेंट्स को लाना, ये पॉलिसीज़ जो हैं ये बाजवा या इस्टेब्लिशमेंट की हुआ करते थे, लेकिन खान साहब को एतमाद में ले लेते थे। मैं ये समझता हूँ कि बाजवा साहब का और फैज़ हमीद साहब की जो जोड़ी थी वो तारीख़ ने और वक्त ने साबित कर दिया है कि हमारे लिए बदनामी का बाइस तो बन गई, लेकिन नेकनामी कहीं से हमारे खाते में नहीं आई। अच्छा, क्योंकि आप खैबर पख्तूनख्वा को अच्छी तरह जानते हैं, मिलिटेंसी को अच्छी तरह समझते हैं, आप कह रहे हैं ये बाजवा और जनरल फैज़ का फैसला था मिलिटेंट्स को अफगानिस्तान से वापस लाना, और ये दुरुस्त फैसला नहीं था जिसकी इमरान खान वकालत करते थे। खान साहब ने वकालत नहीं की थी, ये पार्लिमानी कमेटी में पार्लिमान में इन्होंने जाके ब्रीफिंग दी थी। और अब जो खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं और बदामनी है, मेरा अपना हल्का बदामनी के लपेट में आया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस पॉलिसी का खमियाजा है जो हम भुगत रहे हैं। अगर उनको रिहेबिलिटेशन के लिए लाना था तो रिहेबिलिटेट कर जाते, लाया गया और फिर छोड़ दिया गया, और इससे अब इन लोगों ने हथियार उठाए हुए हैं और भुगत रही है आवाम। खैबर पख्तूनख्वा के लोग भुगत रहे हैं। 70% जो हमारा इलाका है वहाँ पे बदामनी है, और उस एस्टेब्लिशमेंट का एक फ़ैसला था, इसका दूसरा फ़ैसला है। इन्होंने हथियार उठा दिए, इनके साथ पहले वाले ला रहे थे, तो लिहाजा वो फ़ैसला भी एक ऐसा फ़ैसला था जिसको पाए तक पील तक न पहुंचा के रियासत का और फिर पश्तूनों का और बलोचों का जो है नुकसान किया गया है। साहब आपने ज़रा जब इमरान खान साहब से मुलाकात की उसके बाद आपने इंटरव्यू दिया और आपने कहा कि मैंने कमिटमेंट की है खान साहब से कि मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा और मैं अब जाके पार्टी को मोबिलाइज़ करूँगा और सड़कों पर निकालूंगा। मगर आप पहले भी पार्टी को सड़कों पर निकाल रहे थे, आपने पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची तक आके प्रोटेस्ट किया, मगर आपका अपना भी तो एक गिला था कि मेरे खिलाफ पार्टी के अंदर सियासत हो रही है। कि इमरान खान साहब ने आपको भी ये कमिटमेंट दी है कि वो सियासत नहीं होगी, अगर उनके कोई कान भरेगा तो वो फिर ऐसा नहीं कि उस पर यकीन कर लेंगे और आपकी भी बात सुनेंगे? खान साहब ने मुझे ये एडवाइस किया कि अगर मेरे हवाले से कोई उनके कान भरता है या मेरे ख़िलाफ़ मीडिया पे बोलता है तो खान ने मुझे ये कहा कि बजाय मीडिया पे जवाब देने के मैं उनको आगाह करूं। तो लिहाजा ऐसे जितने भी लोग जो हैं वो लबकुशाई करेंगे तो लाज़िमन मैं खान साहब को बताऊंगा, और मैं आज ख़ुद खान साहब के इस बात का एहतराम करते हुए मीडिया पे उनको जवाब नहीं दूँगा।
साहब अगर अब आप कह रहे हैं कि आप पंजाब से लीड करेंगे, 22 अगस्त का भी आपने अनाउंस किया कि जलसा होगा, उससे पहले सवाबी में जलसे से खिताब करते हुए हम्माद अजहर ने कहा कि वो अडियाला की तरफ मार्च करेंगे। बाद में असद कैसर साहब ने कहा कि नहीं, उनकी अपनी राय होगी। फिर हम्माद अजहर ने मुस्ताफ़ी हो गए। उन्होंने गिला किया पार्टी में ग्रुप बंदियां हैं, इमरान खान साहब के कान भरे जाते हैं, सिलेक्टेड लोग उनसे मिलते हैं, उनकी तरफ से भी ये गिला सामने आया। हम्माद अजहर साहब की बात किसी हद तक दुरुस्त है कि ये खान साहब से मुलाकातें कंट्रोल्ड होती हैं। गर्चे ये तमाम मुलाकातों के लिए रिट पिटीशन मैंने दायर की थी, मैंने ये मेकैनिज़म जो है डेवलप किया, लेकिन बाद में जो जिस तरीके से मुलाकातें हो रही हैं, मेरा ख्याल है कि हर मकतबा फ़िक्र, पार्टी के जितने मकतबा फ़िक्र हैं उन सब को खान तक रसाई होनी चाहिए, ताकि मुकम्मल फीडबैक जो है खान के पास जाएँ और ये ना हो कि मखसूस लोग जाएँ और वो ही कंट्रोल करें। दूसरी बात यह है कि ये जो एहतजाज हम्माद अजहर साहब की आपने बात की, हम्माद अजहर साहब की बात दुरुस्त है, लेकिन अगर वो या कोई भी दोस्त पार्टी में पंजाब में या पाकिस्तान भर में एहतजाज की सरबराही संभालना चाहता है, मैं खान साहब के पास गया, खान साहब से मैंने न कोई वजारत मांगी न कोई ओहदा मांगा, जो हुआ उसका गिला शिकवा किया कि ये नहीं होना चाहिए था। खान साहब ने इससे इत्तेफाक किया और खान साहब ने अपना भी गिला किया, लेकिन मैंने खान साहब को सिर्फ इतना ही कहा कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आपको बाहर निकालने या मैंडेट की रिकवरी या इस काज या इस तहरीक की कामयाबी तभी मुमकिन है कि हम अवामी एहतजाज कर सकें। खान साहब को चूँकि 1-1.5 साल में अवामी एहतजाज के हवाले से मेरे किरदार का अच्छी तरह इल्म है, तो उन्होंने मुझे कहा, लेकिन आज भी आपके तवज्जुह से पूरी पार्टी और कौम को कहना चाहता हूँ कि अगर ये सरबराही या ये एहतजाज की जिम्मेदारी कोई और अपनाना चाहता है तो मैं उसके कारकुन के तौर पे उनके पीछे हूँगा। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं या इसमें कोई नाम कमाऊँ या अपनी शोहरत के लिए। ये एक ज़िम्मेदारी है कौम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, जिससे नंबरदाजमा होना है। मतलब अब ज़ाहिर सवाबी में तो जलसा किया, मगर इस्लामाबाद में जलसे के हवाले से पार्टी ने मुतअद्दिद दफ़ा ऐलान किए, फिर इजाज़त का मसला हुआ, फिर पार्टी ने कहा कि जी हुकूमत दूली हो रही है। आप ये कह रहे हैं 22 को हर हाल में होगा, अब चाहे पुलिस रोके, चाहे इजाज़त मिले ना मिले, और इस्लामाबाद में होगा। गुजारिश ये ना, पुलिस अगर कोई कार्रवाई करती है तो वो कानून के तहत ही फ़र्ज़ी कार्रवाई करती हैं। अब बिलफ़र्ज ये हमें रोकते हैं 22 को और हम नहीं रुकते हैं, जलसा कर लेते हैं, नाके तोड़ देते हैं, और जलसा कामयाब हो जाएगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा या तो हम पे टीयर गैस कर सकते हैं या हम पे पर्चा दाग सकते हैं। अगर ये पर्चा दर्ज कर देते हैं तो हमारे पास एक इंतहाई बय्यन दलील है कि जब हाई कोर्ट ने कहा कि कर लें तो फिर पुलिस किस तरह पर्चा कर सकती है। लिहाजा इस्लामाबाद के हदूद तक तो पुलिस की कार्रवाई नहीं, क्योंकि रोकेंगे भी तो तब भी हम रुकने वाले नहीं है। अलबत्ता पंजाब के जो काफिले आएंगे उन काफिलों के रास्ते में ये रुकावट ज़रूर डालेंगे, और इसीलिए ये पैगाम मैंने दिया है कि बंदा वो काबिल गर्दाना जाएगा जो जलसागाह पहुंच सके। अब किस तरह पहुंचना है, लाखों लोग जो पहुंचेंगे तो जो नहीं पहुंच सकेंगे वो मेरे ख्याल में उनकी कमज़ोरी होगी। तो मैं ये समझता हूँ केपी का जो काफिला आएगा, अली अमीन खान जो है बुनियादी तौर पे 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी खान ने उनको दी थी। अब उन्होंने मेरे साथ बातचीत के बाद हमने ये डिसाइड किया कि पंजाब, पिंडी, इस्लामाबाद, ये जो काफिले होंगे इनको मैं संभालूंगा। अंदरूनी अगर कोई रुकावटें हैं उनसे निपटेंगे और फिर उनके काफिले को हम रिसीव करेंगे। केपी का काफिला जो है बहुत बड़ा होगा और तमाम क्रेनें और तमाम लवाजिमात के साथ आएंगे। तो अगर ये छोटा सा जो मोटरवे का एरिया आता है, अगर इसमें किसी को रोकेंगे तो मेरा ख्याल है रोक नहीं पाएंगे। और इस्लामाबाद और पिंडी में हम इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं कि हम इनका जो है सामना अच्छी तरह कर सकते हैं। साहब, और कोई 9 मई टाइप सिचुएशन पैदा हो जाए क्या पार्टी के अंदर? ये खदशा पाया जाता है, इमरान खान को ये खदशा है कि 9 मई की एक और सूरत हाल हो सकती है जिसकी वजह से पार्टी हिचकिचा रही थी, मगर आपने तो अब ये कह दिया कि अगर 9 मई हुआ तो फिर जिम्मेदार मैं ही हूँ। शाहजेब साहब, 9 मई मतलब ये हम कोई असला डंडा, कोई पेट्रोल बम लेकर तो नहीं जा रहे हैं। हम निहत्ते होंगे, पीसफुल होंगे। अब अगर 9 मई की सूरत में कोई हम पे टीयर गैस या गोली चलाना चाहता है और 9 मई बनाना चाहता है 9 मई, तो हम रोक तो नहीं सकते हैं।
लेकिन इस डर से जलसा ही न करें, एहतजाज का हक जो आर्टिकल 16 आईन पाकिस्तान देता है उससे दस्तबरदार हो जाए कि जी 9 मई हो जाएगा या रियासत जो है हम पे केसेस बना देगी। इसीलिए मैंने ये कहा है कि हम पुरअमन रहेंगे, लेकिन अगर रियासत ने या हुकूमत ने या इदारों ने हम पे तशद्दुद करने की कोशिश की या गोलियां चलाई तो फिर पूरा पाकिस्तान उठेगा और फिर ये नहीं माना जाएगा कि जनाब यार 9 मई हुआ था और 9 मई के बाद ये दूसरा हुआ। गोलियां चलाने वाले भी 9 मई को भी यही थे और अभी भी अगर चलाएंगे तो आप देखेंगे कि कैमरे हैं, सब मौजूद हैं, ये देखेंगे कि हमारी सूरत-ए-हाल क्या होगी, लेकिन हम गोलियों या बंदूकों के आगे पीठ नहीं दिखाएंगे। पूरा पाकिस्तान देखेगा कि बिल्कुल सीना सफर होकर इनको सामने से हम ललकारेंगे और ये जलसा हर हालत में करेंगे। बहुत शुक्रिया। शरफत बलवा साहब कह रहे हैं हर हाल में जलसा होगा, आएंगे कारकुन पंजाब से आएंगे जिनको ये हैंडल करेंगे, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से आएंगे। वफाकी हुकूमत क्या करेगी? तारर साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात हमारे पास साथ मौजूद हैं जिन्होंने एक अहम बयान भी दिया है। बहुत शुक्रिया तारर साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी हमने 22 को जलसा करना है, हुकूमत रोकेगी तो हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा से काफिले आ रहे हैं वो क्रेनों के साथ आएंगे, रुकावटें हटाएंगे, पंजाब में भी हम रुकावटें हटाएंगे, हम पुरअमन हैं, हमें ना रोका जाए, वरना अगर कुछ भी होता है तो फिर हुकूमत जिम्मेदार होगी इस हवाले से। शाहजेब साहब देखिए, कोई कहने से पुरअमन नहीं हो जाता, अपने आप को पुरअमन साबित करना पड़ता है। अभी हाल ही में मैंने जमात इस्लामी के साथ बज़ाते खुद डील किया, उनके धरने के साथ डील किया और वो पुरअमन थे, उनके लोग भी रिलीज़ हुए। उन्होंने धरना भी एक पुरअमन अंदाज में दिया, जमहूरी अंदाज में दिया। उन्होंने ना माजी में PTV पे हमला किया था, ना पार्लियामेंट के गेट तोड़े थे, ना कब्रें खोदी थीं, ना पुलिस वालों को मारा था, ना गुलेलों के साथ, डंडों के साथ, कीलों के साथ, पेट्रोल बमों के साथ हमले किए थे। तो इनकी तो एक हिस्ट्री है। इधर इस्लामाबाद आके ग्रीन बेल्ट को आग लगा दो, दरख्तों को आग लगा दो, PTV पे हमला कर दो, पेट्रोल बम बना लो, 9 मई के हमले कर दो, कोर कमांडर हाउस को आग लगा दो। ये कौन से पुरअमन लोग हैं और इनके कौन से ऐसे एहतजाज हैं जो पुरअमन रहे हों, जो आइन और कानून के अंदर पुरअमन एहतजाज की गुंजाइश मौजूद है? इन्होंने कब पुरअमन एहतजाज किया है? एक तरफ ये हिस्ट्री है जो आप बता रहे हैं, मगर एक तरफ PTI की अपनी भी हिस्ट्री है। ये ज़रूर है कि PTI की तरफ से वायलेंस हुआ है, मगर ये भी हुआ है कि PTI ने बहुत सारे जलसे किए हैं जो पुरअमन थे, अपने टाइम पर शुरू हुए, टाइम पर ख़त्म हुए, पुरअमन अंदाज में। अगर वो जलसा करना चाह रहे तो फिर उन्हें करने दें। देखिए, इसके कानूनी लवाजमात हैं और ये इंटीरियर डिवीज़न इनके तमाम तर चीज़ों को देखेगा। और इवन जमात इस्लामी को देखिए, वो पिंडी की हदूद के अंदर उन्होंने जलसा किया, धरना किया, उनको इस्लामाबाद सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस तक नहीं आने दिया गया। तो ये इंटीरियर डील करेगा अपने मेरिट के ऊपर। मगर जो अदालत है उसे करने दीजिएगा ना। यहाँ तो तहरीक लब्बैक आती है, इसके अलावा मुख्तलिफ मजहबी जमातें आती हैं, उन्हें सबको इजाज़त है, जमात इस्लामी को भी इजाज़त है, सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं है। नहीं देखिए, वो भी इस्लामाबाद की हदूद में कोई नहीं आया। TLP भी बिल्कुल इस्लामाबाद पिंडी के बॉर्डर पे मौजूद थे, वहाँ से वोट के वापस चले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको देखना पड़ेगा और माजी करीब में जो रीसेंट पास्ट का आपका कॉन्डक्ट होता है, आपका जो तर्ज अमल होता है, उसको देखा जाता है कि आपने अभी हाल ही में ये 9 मई को बहुत ज़्यादा देर नहीं गुजरी, आपने तो शोधा के मुजस्मों को नीचे गिरा के ठुड्डे मारे हुए हैं इस मुल्क के अंदर, आपने आग लगाई है, लूट मार की है। तो मुझे बताएं, और जो ज़बान इस्तेमाल होती है अभी भी CM KP जो जलसों में कहते हैं, वो क्या लोगों को पुरअमन रहने की तरकीब दे रहे होते हैं या लोगों को वो तशद्दुद पे उकसा रहे होते हैं? तो ये सारी बातें हैं जो इंटीरियर डिवीज़न देखेगा और देखने के बाद वो किसी नतीजे पे पहुंचेगा। इनके माजी को देखते हुए, इनके रीसेंट कॉन्डक्ट को देखते हुए, इन्होंने जो हमले, जो इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाए, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इनको बहुत ज़्यादा कुछ चांसेस हैं कि इनको कोई इजाज़त दी जाए। अच्छा, मगर अगर खैबर पख्तूनख्वा से काफिला आ रहा है, क्रेनें साथ ला रहा है, पंजाब से काफिले आ रहे हैं, तैयारी के साथ आ रहे हैं, रोका गया तो वायलेंस का खतरा तो बढ़ जाएगा ना, बजाय इसके कि उन्हें करने देने की सूरत में वायलेंस का खतरा बढ़ेगा। देखिए, 25 मई भी आया था एक, और उसके अलावा भी पहले भी जब परवेज़ खट्टक साहब भी CM थे, वो भी क्रेनों के साथ और वो जो बाकायदा जदीद किस्म की चीज़ें उससे लेस आए थे रुकावटें हटाने के लिए। तो ये पहली दफ़ा तो नहीं है। और मेरी गुजारिश होगी कि खैबर पख्तूनख्वा में हस्पतालों पर तवज्जो दें, दरसगाहों पर तवज्जो दें, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियाँ बनाएं,
टैक्स इकट्ठा करें, काउंटर टेररिज्म पे शदीद ज़रूरत है तवज्जो की। पंजाब ने एक फोर्स खड़ी की थी, आप अभी तक वो वफाक का पूरा ताउन है, आप वो फोर्स नहीं खड़ी कर सके अभी तक। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के अजला में तालिबान का राज है और बहुत हद तक जो है वो रात को आपको पता है जो वहाँ पे मामलात होते हैं, तो इनको इसकी रोकथाम के लिए काम करें ना, लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाएं। अगर आप यही लश्कर कशी वफाक की तरफ करते रहेंगे और पीछे आपके सूबे में आग लगी होगी, तो जब आग लगती है घर को तो उसकी हीट सब तक पहुँचती है। हमारा भी उतना सूबा जितना आपका है, तो हमारी गुजारिश ये है कि अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। ये लीडर की खुशामद में और उसकी खुशनुदी के लिए मुल्क में इंतशार फैलाना ये मुनासिब नहीं है। इतना बड़ा सूबा है, उसको मैनेज करें, उसके मामलात को मैनेज करें। मगर लीडर एक अलग खदशे का इजहार कर रहे हैं, अब उस पर क्या पार्टी रिएक्ट नहीं करेगी? क्योंकि लीडर कह रहे हैं कि आईएसआई के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का सारा ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट में मुंतकिल किए जाने के लिए किया गया है। फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह बनाया जा रहा है। मजीद कहा कि जनरल फैज़ हमीद से कुछ ना कुछ उगलवाना चाहते हैं और ये जनरल फैज़ से कोई ना कोई बयान दिलवाएंगे कि 9 मई साजिश थी। ये इमरान खान कह रहे हैं कि सब मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, इसमें कोई शक है कि बानी चेयरमैन पीटीआई की क़यादत में एक बाकायदा कलूजन थी और ये कोशिश की गई कि जनरल फैज़ हमेशा उस पोजीशन पे रहें। और आपको याद है कि आईएसआई को कोर डिक्लेयर करने तक ये जाने को तैयार थे। क्या वजह थी कि उस वक्त के वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन पीटीआई वो नहीं चाह रहे थे कि एक सेकंड के लिए भी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद उस ओहदे से हटें। और उन्होंने कहा कि ये डिबेट चलती रही, आप तक भी ये बात पहुंची होगी, मेरे तक तो पहुंची थी कि जी आप आईएसआई को कोर डिक्लेयर कर दें। वो जो एक चीफ बनने के लिए कोर को कमांड करना होता है और वो लाजिम होता है, तो हम यही आईएसआई को कोर डिक्लेयर कर देते हैं ताकि इनको उस ओहदे से अलहदा ना होना पड़े। और इन रिटर्न क्या ये कोई राज है कि जनरल फैज़ हमीद ने भरपूर कोशिश की कि इनकी सियासी जमात वो बरसरे इक़्तिदार रहे और इंतज़ाम ये था कि अगले कई सालों तक रहे। तो ये जो कलूजन थी जिसमें मुल्क को नुकसान पहुंचा, इकोनॉमी तबाह हो गई, जिसके अंदर मगर तार साहब ये जो कोलिजन थी जिसमें सारे काम हुए, जिस पर आपको माजी में भी एतराज़ था, नवाज शरीफ साहब को भी था, उस पर तो नहीं पकड़ा गया फैज़ हमीद साहब को, क्योंकि अगर उस कोलिजन पे पकड़ा जाएगा तो उस पर तो फिर जनरल बाजवा भी पकड़े जाएंगे। तो ये तो बाद के मामलात पे पकड़ा गया है, यानी कि जब इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी नहीं थी तो और इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी के खिलाफ वर्जी उन्होंने अगर रिटायरमेंट के बाद की, उस पर पकड़ा गया ना। नहीं, देखिए, जो आईएसपीआर की दूसरी प्रेस रिलीज है जिसमें लिखा है एट द बेहेस्ट ऑफ, यानी वो किसकी बेहेस्ट है? क्या वो बानी चेयरमैन पीटीआई की बेहेस्ट नहीं है? क्या उनकी ईमा पे, उनकी मंशा पे, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक सियासत में मुदाखलत नहीं हो रही थी? और क्या पोस्ट रिटायरमेंट जो वायलेशन है, क्या वो सियासत में मुदाखलत के हवाले से नहीं है? और देखिए, जहाँ तक जनरल बाजवा का ताल्लुक है, क्या जनरल बाजवा ने इनको बतौर डीजीआई कंटिन्यू करवाया था या हटाया था? तो बात तो बड़ी सिंपल है कि बतौर डीजी आईएसआई जनरल फैज़ हमीद को जब हटाया गया तो बाजवा साहब ही चीफ थे, तो वो तो नेक्सस टूटने में भी बाजवा साहब का फिर किरदार है। मैं समझता हूँ कि ये देखें, ये बिल्कुल क्लियर है कि जो नेक्सस था वो बानी चेयरमैन पीटीआई और जनरल फैज़ हमीद के दरमियान था और उससे मुल्क को नुकसान पहुंचा। और ये आईएसपीआर की दोनों प्रेस रिलीजेस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं कि एक दूसरे के मफादात को प्रमोट करने के लिए। और देखिए, जो जो साजिशें बानी चेयरमैन पीटीआई ने की, अब इस ट्राइका में और लोग भी शामिल हैं, जिसमें फराह गोगी है, शिदात अकबर है, जुल्फी बुखारी है। ये तीनों आज मुल्क से बाहर कैसे चले गए? ये वही नेक्सस है। और इसमें बाकायदा तौर पे जो प्लानिंग होती थी, ये तमाम लोग मुलव्वस होते थे। मगर फिर इसमें इमरान खान का खदशा किस हद तक दुरुस्त है कि मिलिट्री कोर्ट में उन्हें मुंतकिल कर दिया जाएगा, इसलिए हो रहा है ये सब? देखिए, मैं समझता हूँ ये खदशा वो शायद कि कोई उनको खौफ है, पैरानोया है या जो भी है, वो ये बात बिल्कुल साबित शुदा है, रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि ये नेक्सस मौजूद था। मैं नहीं जानता कि ये किस कोर्ट में जाएगा, किस कोर्ट में नहीं जाएगा मामला, मगर हैविंग सेड दैट नेक्सस साबित है। इमरान खान जो बानी चेयरमैन पीटीआई है उसकी सरबराही साबित है, इनकी कलूजन साबित है, और वो अपने पर्सनल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए मुल्क को नुकसान करना साबित है। वैसे मगर आपने तो साकिब निसार का भी नाम लिया, आपने कहा कि इदारों के में जो दूसरे इदारे वो भी कार्रवाई होगी, आपने कहा ना साकिब भी निसार भी। मैंने सिर्फ ये कहा
नहीं, मैंने कहा इररिस्पेक्टिव ऑफ नेम एंड रैंक, मैंने कहा चाहे कोई साकिब हो या कोई निसार हो, ये तो एक बाय वे ऑफ एग्जांपल बात की। यानी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस हवाले से? दायरा कार बढ़ेगा। यानी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि साकिब निसार भी रिटायरमेंट के बाद मुलविस थे सारी ट्राइका में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखें, साकिब निसार साहब इसका हिस्सा होंगे और थे, और नजर आता है कि वो कलूजन का पार्ट थे। मैंने तो एक बाय वे ऑफ एग्जांपल बात की कि लगता ये है, और एक गालिब इम्कान ये है कि इसका शायद दायरा कार वसी होगा। और जहाँ पे एक इदारे ने एक खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया, और ये आज का नहीं है, अगर आप मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालें DGISPR की, मई के महीने के अंदर वो कह रहे हैं कि जितना बड़ा रैंक होता है फौज के अंदर उतना ही कड़ा एहतसाब होता है, उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो देखिए, अगर बाकी लोग भी कोई मुलव्विस थे तो इसका दायरा कार बढ़ना चाहिए, बढ़ता नजर आता है। तो ये किसी इंफॉर्मेशन की बेस पे नहीं है, मगर जो एक कलूजन थी उस हिसाब से ये एक मैं सोच समझता हूँ। अगर जितना बड़ा रैंक होता है उतनी बड़ी सजा होती है, तो फिर जनरल बाजवा को भी सजा होती है। मसला ये ना कि जब इदारे की अपनी पॉलिसी हो और उसके मुताबिक कोई कितना ही बड़े और कितनी छोटे रैंक का अफसर काम कर रहा हो तो ठीक है, फिर ओथ का जिक्र भी नहीं आएगा, फिर एक्ट का भी जिक्र नहीं आएगा। मगर अगर इदारे की पॉलिसी के आप अगेंस्ट जाएंगे, बेशक वो आपके हल्फ की खिलाफ वर्जी है, आइन की खिलाफ वर्जी है, तो फिर ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं समझता। और देखिए, मैं बतौर वज़ीर इत्तलात आपको ये बता सकता हूँ, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि मुझे ये बताइए कि फिर जनरल फैज़ का और ये जो कलूजन थी और इसको बानी चेयरमैन PTI लीड कर रहे थे, तो क्या जब जनरल फैज़ को बतौर DGI हटाया गया तो क्या उसमें जनरल बाजवा की मंशा शामिल नहीं थी? और क्या वजह है कि बानी चेयरमैन PTI ने उसके बाद उनको अलकाबाद से नवाजना शुरू कर दिया, मीर जाफर मीर सादिक कहना शुरू कर दिया? उन्होंने कहा कि इदारा न्यूट्रल मुझे कबूल नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुल्क में कोई भी न्यूट्रलिटी आए। मतलब यही है ना कि जो फॉल आउट हो गया इमरान खान का और जनरल बाजवा का और इदारे की पॉलिसी बदल गई। आप ये बताइएगा 9 मई में क्या आपके पास इंफॉर्मेशन इस हवाले से कि 9 मई में जनरल फैज इन्वॉल्व थे? देखें, ये जो ग्रैंड प्लान बानी चेयरमैन PTI ने बनाया था, इसकी शवाहिद आ जाएंगे सामने कि कौन कौन मुलव्विस था। मगर बानी चेयरमैन PTI की सरबराही में एक इजलास होता है, आपको याद होगा कि उसमें शफकत महमूद ने डायसेंट किया। उन्होंने कहा हमें ये काम नहीं करना चाहिए। शमशाम बुखारी साहब ने कहा हमें ये काम नहीं करना चाहिए, और ये बाकायदा एक प्लानिंग थी। अब इसके शवाहिद सामने आ जाएंगे कि और कौन कौन मुलव्विस था। मगर बानी चेयरमैन PTI के कहने पे ये हुआ। उनकी तीनों बहनें कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थीं, उनका भांजा मौजूद था। कहा गया खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, कहा गया कि पहुंचो अपने अपने अहदाफ तक, अपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करो। कहा गया कि उस जगह पे पहुंचना है, हम GHQ जा रहे हैं। शहरयार अफरीदी का बयान, मुराद सईद का बयान, यास्मीन राशिद का बयान, ये तमाम लीडर्स की वीडियो फुटेज और एविडेंसेस मौजूद हैं जो इररिफ्यूटेबल है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद थे। सहाफ़ी मुनीफ फारूक ने इस हवाले से अहम इन्फॉर्मेशन शेयर की है। क्या उनके पास इत्तलात हैं कि क्या होने जा रहा है जनरल फैज़ हमीद के साथ, उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से बानी PTI इमरान खान दावा कर रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ आदम माफ गवाह बनाया जा सकता है। ये ड्रामा इसलिए रचाया जा रहा है कि मुझे मिलिट्री कोर्ट में मुंतकिल किया जाए। अब से कुछ देर पहले आज शाम में सहाफ़ी मुनीफ फारूक ने ये बात एक्स पर पोस्ट की कि उनको रिलायबल सोर्सेज ने बताया है कि एक ऐसा एविडेंस मौजूद है कि 9 मई में इन्वॉल्व थे जनरल फैज़ हमीद। इसके अलावा मिलिट्री में, पाकिस्तान आर्मी में रिटायरमेंट के बाद बगावत भड़काने के इल्ज़ाम में उन पर उनको सज़ा दी जा सकती है। मुनीफ फारूक हमारे साथ। मुनीफ साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मालूमात आपने शेयर की है, रिलायबल ज़राए आपको बता रहे हैं, क्योंकि बगावत की सज़ा तो बहुत सख्त हो सकती है। जी शाहजेब साहब, ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट का सेक्शन 31 है, जिसमें बेसिकली म्यूटनी और इनसबॉर्डिनेशन की ये जुर्म दर्ज है। और यकीनी तौर पर जो आपने दुरुस्त निशानदेही की कि इसकी सज़ा या सज़ाए मौत है, या लिखा गया है पेनल्टी में कि एनी लेस पनिशमेंट एज मैंशनड इन द एक्ट, तो वो तो डिटर्मिन करता है कि फील्ड जो जनरल कोर्ट मार्शल के अंदर प्रोसीडिंग कंक्लूड किस तरह करती है। लेकिन ये जो बेसिकली बगावत की बात है या म्यूटनी की बात है, अब ये बेसिकली 2 pronged है। शायद जो पहला इसके अंदर जो ज़राए बताते हैं कि जो अहम चार्ज है वो बेसिकली ये है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब ने
जब रिटायरमेंट उनकी हो गई दिसंबर 2022 में, उसके बाद मुतअद्दिद जगहों पर वो ये बात उन्होंने मुख्तलिफ नंबर्स चेंज करके भी इतने अरसे में लोगों से राब्ते में भी रहे, बहुत से लोगों में। अब उसमें वो ये बात बिल वास्ता बिला वास्ता उनसे मंसूब की जा रही है कि उन्होंने मुतअद्दिद जगह पर ये कहा है कि और कहते रहे कि जी पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत इस वक्त बिल्कुल तनहा खड़ी है, या खुदा न खास्ता पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ उनके साथ जो उनकी पूरी फोर्स है या जो पूरा उनकी कोर कमांड कर रहे हैं मुख्तलिफ ऑफिसर्स, खुदा न खास्ता वो उनके साथ नहीं, ये तासुर देने की कोशिश उन्होंने की। और उसमें कुछ अंसर ये भी नज़र आ रहा है कुछ चंद लोगों की तरफ से, जिसके ज़ाहिरी बात है मैं आपसे सिर्फ खबर शेयर कर सकता हूँ, शवायद ना मेरे सामने है ना आपके सामने है, लेकिन ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद इसका लेना देना उस तमाम तर बयानिए से है जो कि इमरान खान साहब से मंसूब है या उनसे जोड़ा जा रहा है। अब ये बात कितनी दुरुस्त है, कितनी गलत, ये कितना इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, कितना कॉन्क्रीट एविडेंस है, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन बेसिकली ये कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब ने अपनी ही फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़ ये सब कुछ करने की कोशिश की पोस्ट रिटायरमेंट के बाद, और उन्होंने बाय एंड लार्ज बहुत से लोगों को बहुत सी कॉन्वर्सेशंस में बहुत सी जगहों पर वो ये बात कहते हुए नज़र आए। फिर किसी ने ये भी कहा जी कि रिसेंटली इमरान खान साहब से भी एक ऐसा स्टेटमेंट जोड़ा जा रहा है जो कि शायद किसी सहाफ़ी ने रिपोर्ट किया था, अब वो दुरुस्त है या नहीं, जिसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने भी कहा कि किसी तरह पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कमज़ोर किया जाए या उनकी ग्रिप फ़ौज के ऊपर कमज़ोर की जाए। और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म तो ये कह चुके हैं कि सानहा 9 मई बेसिकली पाकिस्तान की फ़ौज के चीफ के ख़िलाफ़ एक सोची समझी साजिश थी और वो भी एक बगावत की कोशिश थी। तो इन तमाम कड़ियों को अगर मिलाया जाए शाहजेब साहब तो इट मेक्स परफेक्ट सेंस। खबर ये है कि जी ये इल्ज़ाम है सबसे बड़ा, साथ ही साथ वो ये भी क्लेम कर रहे हैं, मैं दोबारा लफ्ज़ क्लेम का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बहसियत सहाफ़ी ये आपकी भी अर्ज होती है, ये मेरी भी अर्ज होती है कि कोई चीज़ नज़र आए, एविडेंस को टेंजिबल चीज़ नज़र आए। वो तो क्योंकि मिलिट्री की तहवील में है और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग हो रही है, लिहाजा वो तो हमारे सामने नहीं है। लेकिन क्लेम ये किया जा रहा है कि जी उनका इमरान खान साहब के साथ गठजोड़ था और ये तमाम तर जो काम किया गया कि फौरी तौर पर फ़ौज की मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस पर जो हमला किया गया ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। अब ये बहुत सीरियस चार्ज है, ये भी बहुत सीरियस चार्ज है। सो अगर इन दोनों चीज़ों को मिला दिया जाए तो फिर तो एक बड़ी तगड़ी किस्म की चार्जशीट नज़र आती है। और अगर आपको याद हो तकरीबन कोई 1 महीना पहले मैंने आपके प्रोग्राम में ही अर्ज़ किया था कि मुझे चंद ऐसे निशानात मिल रहे हैं जिससे मुझे ख़तरा है कि शायद इमरान खान साहब का मामला भी मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। अब अंग्रेज़ी में जिस तरह आप कहते हैं कि इट इज़ ऑल बिगिनिंग टू मेक सम सेंस, तो मुझे लग रहा है क्योंकि अब तो खैर इमरान खान साहब ने खुद भी जिक्र कर दिया है कि शायद ये मामला उसी तरफ जा रहा है। वैसे अगर चला भी जाए तो ज़ाहिर है अदालतों में चैलेंज होगा। अगर इमरान खान साहब को इससे मुंसलिक किया जाता है, 9 मई के हवाले से पहले भी बहुत सारे दावे किए गए कि सारे सबूत मौजूद हैं, सब कुछ होगा, मगर हमने देखा कि फिर साबित कुछ नहीं हुआ। 15 महीने बाद फैज़ हमीद गिरफ्तार होते हैं, फिर ये खबर आती है, इमरान खान इस अंदेशे का इजहार कर रहे हैं, ये फिर कुछ मजीद अरसे के लिए उन्हें कैद में रखने के लिए तो शायद हो जाए। आपको लगता है कुछ साबित हो पाएगा, आला अदालतों में ये प्रूव हो पाएगा? शाहजेब साहब, जो एक सबसे ज़्यादा डैमनिंग बात है या जो परेशान कुन बात है, मैं परेशान कुन बार बार इसलिए कहता हूँ कि ये बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट भी साबित होगा हमारे मुल्क में कि अगर इमरान खान साहब का मामला मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चला गया और जैसे फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स हुई हैं या जो सब कुछ हो रहा है, अगर ये उसके साथ नत्थी हो गया तो यकीन मानिए ये, क्योंकि वहाँ तो इन्फॉर्मेशन का ब्लैकआउट है ना आपकी रसाई ना मेरी रसाई ना कोई और रिपोर्टर मिलेगा, फाइनल आउटकम ही सामने आएगा। वो विद स्टैंड करता है कोर्ट ऑफ लॉ में किसी हायर कोर्ट के सामने, वो एक बात की बात है, लेकिन इतने अरसे में जो कुछ होगा उसके बारे में तो किसी को इतला नहीं होगी। सो अगर ये सिलसिला जारी रहा और इसी तरह रहा तो फिर तो बड़ा प्रॉब्लमैटिक होगा। लेकिन जो बात आपके ज़हन में है वही मेरे ज़हन में है कि 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है, 1.5 साल के बाद अब तकरीबन चले 1.5 नहीं तो 1.25 साल तो गुजर ही चुका है। 1.25 साल के बाद ये कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद साहब भी इन्वॉल्व हैं 9 मई के अंदर, ठीक है, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है ओवरऑल वो तो बड़ा बसद एहतराम बहुत बुरा है कि कुछ प्रूव नहीं कर पा रही अब भी प्रोसिक्यूशन 9 मई के हवाले से, और सिर्फ शायद गुजरांवाला की एक अदालत है जिसमें कुछ सज़ा सुनाई गई, बाकी जगह पर तो सज़ा भी कोई नहीं सुनाई जा सकी। एटलीस्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, आपने क्रिमिनल लॉ का तो ये बेसिक प्रिंसिपल है ना कि आपने वहाँ पर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है। क्या यहाँ ये प्रूव हो पाएगा? क्या मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ भी रहेगा या नहीं रहेगा? लेकिन इसका ताल्लुक
बसद एहतराम और बड़े मोहतात तरीके से कहूँगा, कानून और आइन से शायद कम है, चंद और मामलात से ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।